नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जब नेता विज्ञापनों के चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं रहता। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केजरीवाल ने पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के सपने देखे थे, लेकिन वो सपने लाइट्स, कैमरा और एडवर्टीजमेंट वाली राजनीति की वजह से चकनाचूर हो गए, टूट गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केजरीवाल के इस टूटे हुए सपने की कीमत आपने भी चुकाई है, यानी इस देश के टैक्स पेयर ने चुकाई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों की कमाई के करीब 28 करोड़ 71 लाख रुपए बाहर के राज्यों में अपने प्रचार के लिए बर्बाद कर दिए। केजरीवाल और उनकी टीम ने अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाया। ये खुलासा दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है और वो रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास है और मैं इस रिपोर्ट की मदद से अरविंद केजरीवाल की विज्ञापन वाली राजनीति को आपके लिए आज डिकोड करूंगा। वैसे आजकल अरविंद केजरीवाल सहित देश के कई नेताओं का व्यवहार उन छात्रों जैसा है जो एग्जाम अच्छा ना होने पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को दोष देने लगते हैं। मायावती और अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। ये बहुत ही हल्की बातें हैं और ऐसे आरोप लगाने वालों ने शायद अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग की व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। हमने इस विषय पर आज गहरा रिसर्च किया है। इसके बाद हम राहुल गांधी की ऑटो पायलट मोड वाली राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। यहां ऑटो पायलट शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि राहुल गांधी एक लीडर की तरह तेज फैसले नहीं लेते और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी पार्टी 5 वर्षों में 23 चुनाव हार चुकी है, यानी राहुल गांधी ने औसतन हर साल 5 चुनाव हारे हैं। यह भी शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा। हालत यह है कि अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो जिन राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है भी, वहां भी वो सरकार नहीं बना पा रही है। गोवा और मणिपुर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को विरोधियों के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के मनोहर पर्रिकर गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए। वहीं मणिपुर में भी कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया है। ये बातें राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती हैं और इस पर भी आज बात करना जरूरी है। इसके बाद हम आपको सिक्किम स्काउट्स के बारे में बताएंगे। सिक्किम में चीन का चुम्बी वैली इलाका किसी खंजर की तरह भारत और भूटान के बीच में धंसा हुआ है। चुम्बी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में सकरी जमीन का वो हिस्सा है जो 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को हमारे देश के साथ जोड़ता है। यहां पर कुछ जगहें तो ऐसी हैं जो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी हैं, यानी अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाए तो न केवल वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देगा, बल्कि उसकी पहुंच सीधे बांग्लादेश तक हो जाएगी। हाल ही में चीन ने इस इलाके तक पहुंच बनाने वाला एक एयरपोर्ट भी बनाया है, यानी चीन इस क्षेत्र में बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। भारत ने अपनी ये कमजोरी दूर करने की जिम्मेदारी सिक्किम स्काउट्स को दी है। आज हम इन जांबाज जवानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। मणिपुर में बीजेपी के एन बीरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता दिए जाने पर राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी की बजाय राज्य की स्थिरता को उन्होंने प्राथमिकता दी है। The responsibility of the governor is to see who has got majority and have the stability. नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी ने अपने 21 विधायकों के साथ नेशनल पीपल्स फ्रंट के 4 और एलजेपी, टीएमसी, कांग्रेस के 1-1 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 60 विधानसभा वाली मणिपुर विधानसभा में बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। मणिपुर में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट भी जा सकती है। जो प्रधानमंत्री जो पार्टी बोल रहा है जहाँ ब्लैक मनी हम बंद करेगा, वही पार्टी आज पॉलिटिकल जो करप्शन जो कर रहा है, एमएलए को खरीद कर रहा है, वो मनी पावर आज जो कर रहा है, मनी पावर से लीगली वी आर राइट, वी हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये मेजॉरिटी इलेक्टेड मेजॉरिटी
Not a single largest or anything. Elected majority. गोवा में आज मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मनोहर पर्रिकर देवाची शपथ घेता की पर्रिकर के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पर्रिकर ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस के पास पर्याप्त समर्थन था तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गई। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप लेके जाइए गवर्नर के पास, आपको किसने रोका है? और आज भी 17 आने के बावजूद इनका जो झगड़ा चल रहा है अंदर, इनके पास कोई जाके उनको समर्थन करने का मूड भी नहीं रखता। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर का शपथ ग्रहण रोकने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कांग्रेस के वकील से कहा कि आपने राज्यपाल के सामने साबित नहीं किया कि बहुमत आपके पक्ष में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को 16 मार्च तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। गोवा में कांग्रेस के कई विधायक अपने नेतृत्व से नाराज हैं। गोवा कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे ने कहा कि नेतृत्व की सुस्ती ने सत्यानाश कर दिया। के बाजी मार के गवर्नर को लेटर दिया है बीजेपी ने। इलेक्शन 17 लोग होके एक सीएलपी लीडर नहीं चुन सकते, इसको क्या बोले? एमएलए डिसगस्टेड नहीं होंगे? गोवा की जनता गाली मार रही है, कांग्रेस को ब्लैकलिस्ट करने की बोल रही है, और आप क्या डिफेंस करेंगे? इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जनादेश का अपमान कर रही है। The mandate of the people of Goa and of the people of Manipur has been stolen by the BJP. It's not how soon you went, it's with how much money they went. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो कॉन्फिडेंस मोशन विद इन फ्यू डेज वो मूव करेंगे और फिर कॉन्फिडेंस सीख करेंगे। सब बेसलेस एलिगेशंस हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 16 मार्च को शपथ लेगी। मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करके अमरिंदर आज राहुल गांधी से मिले। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के झूठ का गुब्बारा पिचका दिया है। आम आदमी पार्टी वाज नो थ्रेट। आम आदमी पार्टी यूज्ड their सोशल मीडिया वेरी इफेक्टिवली एंड एक हाइप बना लिया था, वो हाइप टूट गया। दूसरी तरफ चुनावी नतीजों के बाद अकाली बीजेपी गठबंधन पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ती तो चुनाव जीत सकती थी। अकाली दल से जनता बहुत निराश थी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अलग चुनाव लड़ती। मुझे पूरा विश्वास है कि आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती है। पंजाब की 117 सीटों में अकाली बीजेपी सिर्फ 18 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस की ये हालत पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ज्यादा खराब नहीं नजर आ रही है। We are in the opposition and you have ups and downs. So we had a little down in UP, which is fine, we accept it. उधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम जिगफेल्ड का कहना है कि असेंबली चुनाव के नतीजे भारत में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं देते। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के रिसर्चर मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत ने पीएम मोदी को 2019 के लिए साफ-साफ सबसे पसंदीदा विजेता के तौर पर स्थापित कर दिया है और वो 2019 की दौड़ में सबसे आगे है। दिल्ली के मिनी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली में तीनों एमसीडी की 272 सीटों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग होगी और 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। चुनाव तारीख का ऐलान करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग भी खारिज कर दी। प्योर पॉइंट्स रखे गए हैं जिससे ईवीएम का मिसयूज ना हो सके। सरकार को हमने ये बात बता दी है कि ईवीएम में कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं थी। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में ईवीएम से चुनावी गड़बड़ियां होने का अंदेशा जताया था। ईवीएम पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल की मांग का समर्थन किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। क्योंकि प्रश्न इसके ऊपर लग रहा है, उठ रहा है, तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे दिल्ली में चुनाव होना चाहिए। जब इनको ईवीएम में 7 में 67, 70 में 67 सीट मिलती है तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब इनको पब्लिक उठा के पटकती है तब इनको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी था। दिल्ली चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 5.25 लाख रुपए कर दी है।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, बीजेपी किसी भी पार्षद को दोबारा टिकट नहीं देगी और दूसरा, किसी भी नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो हम सभी ने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि अगले चुनाव में नगर निगम में जो हमारे चाहे कितना भी काम किए हो, चाहे कितने भी ईमानदारी से काम किया हो, चाहे जिस भी शिद्दत से काम किया हो, हम बिना पिक एंड चूज किए हुए हम इस नगर निगम के चुनाव में स्टैंडिंग काउंसिलर की जगह हम नए चेहरों को स्थान देने जा रहे हैं। दिल्ली की तीनों एमसीडी पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। कुल 272 वार्डों में इस वक्त बीजेपी के 153 पार्षद हैं। मैंने काम किया कि मैं सिर्फ किया अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से। अगर मेरा एमएलए भी मुझ पे एलिगेशन लगा दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली से बाहर केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर सीएजी रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर सियासत तेज हो गई है। कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एएपी सरकार ने अपने पहले साल में दिल्ली से बाहर विज्ञापन के लिए 29 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। बीजेपी की मांग है कि विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसों के गलत इस्तेमाल पर केजरीवाल सरकार पर कड़ी कार्रवाई हो। हम तो ये चाहते हैं कि एलजी साहब जितना पैसा इस प्रकार का कैग ने उस पर लगाया है, उसके ऊपर एक कमेटी बिठाकर वो पैसा आम आदमी पार्टी की पार्टी से और केजरीवाल साहब से लेकर वापस दिल्ली के कोष में जमा होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। ये गलत है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने खुद की पर्सनल फायदा उठाने के लिए पूरे देश भर में खर्च करना, तो ये दिल्ली के लोगों के साथ में धोखा है। गिरफ्तारी के डर से गैंगरेप केस में फरार चल रहे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई है। आज इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गायत्री प्रजापति के बेटे और भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें 7 लोग नामजद थे। 3 अक्यूज्ड पहले से ही गिरफ्तार हैं और 3 अक्यूज्ड आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें रूपेश, विकास वर्मा और पिंटू शामिल हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा आज लखनऊ में ही इनको गिरफ्तार किया गया। गायत्री के घर वाले ये दावा कर रहे हैं कि उनका गायत्री प्रजापति से लंबे वक्त से संपर्क नहीं है। कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी मंत्री जी का कुछ पता है? नहीं। कुछ बताया अभी तक? इससे पहले कोई संपर्क करने की कोशिश की मंत्री? नहीं, कोई संपर्क नहीं। संसद ने शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी। लोकसभा ने आज इस विधेयक में राज्यसभा में किए गए संशोधनों को मंजूरी देते हुए ध्वनि मत से पारित कर दिया। राज्यसभा पहले इसे पारित कर चुकी है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक शत्रु संपत्ति के मालिक का कोई उत्तराधिकारी भी यदि भारत लौटता है तो उसका इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। मतलब एक बार कस्टोडियन के अधिकार में जाने के बाद शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी भारत के नागरिक का कोई हक इसमें नहीं छीना जा रहा है। ये पूरी तरह से इस संबंध में क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी को इस संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। बस शर्त यह है कि वह दुश्मन या दुश्मन का उत्तराधिकारी न हो, यानी एनिमी न हो और एनिमी का हेयर न हो। बेंगलुरु में एक बीजेपी पार्षद की हत्या कर दी गई। दलित नेता श्रीनिवास प्रसाद उर्फ के वासु की आज सुबह करीब 5 बजे धारदार हथियारों से हत्या हुई। आरएसएस ने कहा है कि पिछले 2 साल में 10 आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इससे पहले 16 अक्टूबर 2016 को बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ था।